नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने स्मार्ट वॉच या कार से यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं? जी हां, अब ऐसा संभव है। दरअसल आरबीआई एक नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम तैयार कर रही है और आसान बना रही है, जिसके बाद ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। दो गेस्ट हैं हमारे साथ। एक तो मुकेश पांडे जी हैं, जो रुपया पैसा .com के फाउंडर हैं। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दूसरे कनिष्क गौर जी हैं, थैंक यू। जो फाउंडर इंडिया के फाउंडर हैं। सर, आप दोनों का टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो आरबीआई एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने जा रही है यूपीआई का, तो इसको आपको क्या लगता है? मुकेश सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि इससे कितना कुछ आसान हो पाएगा, क्योंकि आरबीआई लगातार यूपीआई को और भी बेहतर करने पर लगातार काम कर रहा है। इससे आम लोगों को कैसे सहूलियत मिलेगी? जी सर। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आरबीआई ने कोविड से अब तक बहुत ही ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नए नए कदम उठाए हैं। जी और ये जो इनिशिएटिव है, ये पेमेंट को और इजी करने के लिए, एआई का सही तरीके से यूज करने के लिए और कन्वीनियंसी बढ़ाने के लिए करा है, जिसमें बहुत बढ़िया मूव है। लेकिन इसको लेकर के जी नॉलेज शेयरिंग, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और लोकल कंज्यूमर लेवल तक उसकी मतलब डिटेल किस तरीके से वो यूटिलाइजेशन करेंगे, उसकी ट्रेनिंग और इसका कुछ मॉड्यूल बनाने की भी बहुत आवश्यकता है। जी जी। कनिष्क सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि इसमें बताया गया है कि इसको हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेज में भी जल्दी इनेबल किया जाएगा। तो इससे, क्योंकि हाँ जी। हमारा जो मतलब यूपीआई सिस्टम जो अब काम कर रहा है, बहुत बड़ा एक वर्ग हिंदी का भी है। तो इससे आपको क्या लगता है कि बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे लोगों को? क्योंकि अभी खास करके जो छोटे तबके के लोग हैं, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले, वो इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो शायद आरबीआई इसको हिंदी में इसलिए लाना चाह रहा है। जी सर। देखिए, इसमें एआई के ज़रिए वॉइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं, जी भारत में जो अन्य भाषाएं हों, जी उसका इस्तेमाल करके आप डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के द्वारा। जी अब जी इसका फायदा सबसे ज़्यादा आम नागरिक को है, क्योंकि कई बार आप जानते हैं लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, पर यूपीआई राइट। की पेमेंट वो लोग नहीं कर पाते हैं। उनको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो अभी जी एआई के ज़रिए, एक स्मार्टफोन के ज़रिए आप एआई इनेबल्ड वॉइस ऑथेंटिकेटेड पेमेंट्स कर पाएंगे। आप बोल पाएंगे और पेमेंट आपकी वॉइस को ऑथेंटिकेट करके ट्रांसफर हो पाएगी। और ये जी सिर्फ एक भाषा में नहीं कर सकते, आप 28 से ज्यादा भाषाओं में इसको कर पाएंगे। जी तो अगर आप इसको देखें तो इसमें एआई का वॉइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। जी और यूपीआई के साथ इसका इंटीग्रेशन एक बहुत अहम भूमि निभाएगा इस समय, हम्म। क्योंकि करोड़ों ऐसे यूजर्स हैं जो कई बार ये डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। भारत के तबके में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो जी जो दूर बाहर के राज्य हैं, जहाँ जी पे कई जगह हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता, अंग्रेजी का भी इस्तेमाल नहीं आता, जी और अन्य भाषाओं में ये पेमेंट लोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आम नागरिक को इसका काफी फायदा होगा। और कई ऐसे इलाके जहाँ पे कई बार पेमेंट करना दुर्लभ हो जाता है, जी वहां पे भी इसका इस्तेमाल हो पाएगा। जैसे पहाड़ हैं कहीं, या जी कहीं आप देखेंगे कि बहुत रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, गांव हैं, काफी जी सारे गांव हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो भारत में हो रहा है उसके साथ जुड़ पाएंगे इसके द्वारा। जी। मतलब ये बेहतर बनेगा तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मुकेश सर, मेरा दूसरा हाँ जी। सवाल आपसे है। इसमें जो एक कहा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे आप मान लीजिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको मोबाइल या क्रेडिट कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड रहेंगे, और आप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, और आप बिना मोबाइल निकाले, बिना क्रेडिट कार्ड निकाले इसका पेमेंट आराम से कर सकेंगे। तो थोड़ा ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करता है, इसको बताएंगे सर? देखिए, कोई भी ऐसा एक डिवाइस जो इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब इंटरनेट के थ्रू हमेशा ऑटोमेटिक कनेक्टेड रहता है। जी। जैसे आज के टाइम में तो गाड़ियां भी आईओटी इनेबल्ड आ रखी है। राइट। आप स्मार्ट वॉच यूज करते हो, टीवी है, तो आपको इसके थ्रू कैशलेस पेमेंट करने की सुविधा इजी हो जाएगी। मतलब जी उसके लिए बार बार ही आपको अपना वॉलेट नहीं निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट इसके अंदर में एक रिजर्व पे करके भी एक फीचर डाला गया है, जी जिसमें आपको बार बार अपने क्रेडिट कार्ड या ओटीपी भी डालने की जरूरत नहीं है। जी उसके थ्रू आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही तेज तरीके से और आसानी से हो जाएगी। जी। मतलब ये है कि
जितना आसान हो सके उतना आसान बनाया जाएगा। सर, कनिष्क सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आरबीआई समय समय पर पहल करता रहता है, तो आपको क्या लगता है डिजिटल में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार तेज़ी देखी जा रही है, दर्ज की जा रही है, तो इसको क्या सिस्टम को केवल आरबीआई करेगा या फिर सारे जितने भी ऐप्स हैं उन पे भी डाला जाएगा, या बारी बारी से सबको फॉलो कराया जाएगा? देखिए, आरबीआई जो है वो एक रेगुलेटर है, जी। और नई तरह की पेमेंट के लिए आपको आरबीआई से अप्रूवल लिया जाता है। अब जो हम राइट। स्मार्ट पेमेंट्स की बात कर रहे हैं आईओटी डिवाइसेस के द्वारा, जी। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के डिवाइसेस हैं, जैसे गाड़ी हो गई आपकी, आ, जी। आपकी घड़ी हो गई, जी। आ, उनके थ्रू भी आप पेमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर पाएंगे और ये पेमेंट्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आईओटी में आप कई बार ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं जी। कनेक्शन के लिए, और इसके द्वारा आपके जो डिवाइसेस हैं उसमें आपका यूपीआई का वॉलेट की जो इनेबलमेंट है वो हो पाएगी। जी। तो बहुत सारे ऐसी जो पेमेंट एप्स हैं वो जी। ये सुविधा अपने पेमेंट वॉलेट्स के थ्रू बाकी लोगों को दे पाएंगे। तो यूपीआई की सर्विसेज देने वाली जितनी कंपनियां हैं, चाहे फोन पे है, जी। भारत पे है, पेटीएम है। जी। अब आपने देखा होगा पेटीएम ने भी अपना एआई बॉक्स लॉन्च किया है, तो राइट। उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे। वो भी एक स्मार्ट बॉक्स है जो आईओटी से कनेक्ट होके डिजिटल पेमेंट्स कर पा रहा है एआई के जरिए, और जहाँ पे वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। तो अब वो अगर आप बॉक्स को कनेक्ट कर पाए अपने बाकी स्मार्ट डिवाइसेस से, कई जगह आप घड़ी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, घड़ी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो रिंग का सिस्टम भी आ जाएगा कि आपने एक अंगूठी पहनी हुई होगी और अंगूठी से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। जी। मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी प्रभावी हो जाएगी कि आप अंगूठी से भी, जैसा कि सर बता रहे हैं कि आप अंगूठी से भी पेमेंट कर सकेंगे। तो सर, मुकेश सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे लगातार जोड़ हो रहा है, लेकिन इसमें जो आपको एज एन एक्सपर्ट, अपने देश में ठीक है इंटरनेट 5G में हम पहुंच चुके हैं, 6G रोल ऑन करने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है डिजिटल को आगे बढ़ाने में, वो क्या आ रही है सर? देखिए, बहुत सारी संभावित चुनौतियां आएंगी और आ भी सकती है, बिकॉज जी। जैसे जैसे हम इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, राइट। तो हम बहुत सारे साइबर क्राइम अभी पीछे विटनेस भी कर रहे हैं। तो हमारी डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ी जोखिम है इसके नजर। एंड आईओटी डिवाइस क्योंकि इंटरनेट से हमेशा ही जुड़ी रहेगी, तो इसका हैकिंग या इस पे फिशिंग अटैक होना भी एक खतरा बन सकता है। जी। तकनीकी निर्भरता क्योंकि अगर बढ़ रही है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी इंटरनेट डाउन या सिस्टम डाउन होने की वजह से, तो जो पेमेंट की इकोसिस्टम हम पूरी पूरी डिजिटल उसके ऊपर में निर्भर अगर कर देंगे, तो वो पेमेंट इकोसिस्टम भी रुक सकता है। जी। और एआई की जो हेल्प है बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि जैसा दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोला कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसका सपोर्ट अलग अलग स्टेट या अलग अलग लोकेशन में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भाषाएं हर 2 4 10 किलोमीटर पे बदल जाती है। जी। बिल्कुल। लेकिन अगर एआई हेल्प ने कुछ गलत जवाब दिया, तो वो जो शिकायत या किसी भी तरीके से उपभोक्ता की जो समस्या सॉल्व होनी चाहिए थी वो कहीं बढ़ ना जाए, ये भी एक पॉइंट इसके अंदर हो सकता है। जी। तो अभी ये चीजें इनिशियल स्टेज पर है, धीरे धीरे रिफॉर्मेशन की जरूरत है, और जैसे जैसे इन समस्याओं का पता चलेगा, वो उसको तकनीकी लेवल पे उसको ठीक करके उसको इवॉल्व किया जाएगा। आई थिंक इसी तरीके से हम आज पिछले 5 साल में जब पहली यूपीआई पेमेंट से लेकर के आज इंडिया इज दी बिगेस्ट मार्केट फॉर यूपीआई पेमेंट, तो उस तरीके से इवॉल्वेशन की जरूरत है। बट हाँ, रूरल एरिया के अंदर में इसकी अवेयरनेस, जैसे बात हुई विलेजेस के अंदर में, रूरल एरिया के अंदर में, वहां पे लोग इतने तकनीकी तरीके से साउंड नहीं है, तो उनके तक ये चीजें कैसे पहुंचेगी, उसकी क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेकर। जी, मतलब इसको रोल आउट कैसे किया जाएगा, और पूरे, क्योंकि इंडिया कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं, तो पूरे कंट्री में एक साथ इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये चैलेंजेस आप बता रहे हैं। सर, कनिक सर, मेरा सवाल है कि यूपीआई एक रिजर्व पे होता है, उस वो कैसे काम करता है, जरा दर्शकों को, क्योंकि हमारे रीडर्स काफ़ी हिंदी में हैं, तो उनको जरा आसान भाषा में थोड़ा समझा पाएँ आप। कि यूपीआई में क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है जी। या आपका एक यूपीआई आईडी बनता है, वो आपके बैंक के खाते के साथ लिंक हो जाता है। जी। और ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म बनाई गई है एनपीसीआई द्वारा। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये चेक करता है कि उस बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो इसमें एक केवाईसी किया जाता है जहां पे जो यूजर है उसके अकाउंट से 1 रुपया मात्र निकलेगा और उसका बैंक को यूपीआई से लिंक कर दिया जाता है। जब ये जी। लिंकिंग हो जाती है, तो बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो एनपीसीआई की जो यूपीआई की प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की प्लेटफॉर्म है,
उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके फोन पे, जी पे, भारत पे, पेटीएम, जी ऐसी बहुत सारी ऐप हैं। अभी पहले क्या होता था, वीजा, मास्टर कार्ड जब वो पेमेंट के लिए करते थे तो वो उसमें कमीशन बनाते थे 1, 2, 3, 4%, और जिसकी जी वजह से जो भारत में यूजर्स हैं उनको उसका नुकसान होता था, क्योंकि वो पेमेंट्स में एक कमीशन अपना कट काटते हैं। अब यूपीआई में सबसे अच्छी बात यह है कि यूपीआई पेमेंट में कोई कट नहीं काटा जाता, और पेमेंट ऑथेंटिकेट होने के बाद एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा सकती है। दूसरा, जी जी आप देखेंगे यूपीआई में की पेमेंट में लिमिट है, 1 लाख रुपए की पर डे की लिमिट है, उससे ज्यादा की पेमेंट आप कर नहीं सकते। जी तो बहुत सारा पैसा निकलना एक अकाउंट से पॉसिबल नहीं है। जी और इसमें भी आप छोटी अकाउंट्स की पेमेंट को लिमिट कर सकते हैं, कि आपने कह दिया कि मेरे अकाउंट से 2,000 रुपए से ज्यादा ना निकले, या अगर आप क्यूआर कोड वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं। तो जो एक डिपेंडेंस थी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के ऊपर, वो खत्म हो गई है। या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, क्योंकि डेबिट कार्ड में हर बार आपको कार्ड लेके घूमना है अपनी जेब में, जी उन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल पाया। आपका फोन ही और आपका मोबाइल नंबर ही आपका एक ऑथेंटिकेशन का जरिया बन गया है। तो कोई भी एक आम नागरिक जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, पर जी उसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा भी उसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो वो जी अपने मोबाइल नंबर से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके किसी को भी पेमेंट कर सकता है। जी तो कल को अगर आप 2 रुपए की चाय भी पी रहे हैं सड़क पे, हम्म, तो आपको इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कि आप छोटी से छोटी पेमेंट के लिए इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी अगर आप आज फोन लेके जाएं और आप अपनी जेब में कैश ना रखें, तो आप देखेंगे भारत के मध्यम शहरों में और अभी गांव में भी आप इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, डेवलप हुई है, तो अब लोगों के पास कैश, मतलब मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने एटीएम से लास्ट टाइम कब पैसा निकाला था। तो हम लोग तो चूंकि बड़े शहरों में हैं, तो लेकिन छोटे शहरों में भी अगर सरकार इसको पहुंचा रही है आगे, तो आने वाला टाइम डिजिटल का होगा। सर मुकेश सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का किया जा रहा है, इस पर भी यूपीआई के कई सारे अपडेट्स आए हैं, तो सर इसको कैसे, मतलब ये कैसे काम करता है और ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है आपके लिए? अगर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो आप क्या क्या काम है जो नहीं कर सकते हैं? जी देखिए, जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, ये जी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि आपका कई बारी मोबाइल नंबर हैक हो जाए या किसी भी तरीके से आपके जो जो भी वॉलेट है, जो डिजिटल वॉलेट है, वो हैक हो जाए, और जी आपको दोबारा कोई आपके उस पेमेंट को यूटिलाइज कर पा रहा है, तो आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो नेगली मतलब जो चांसेस है उसके फ्रॉड होने के, वो बहुत मिनिमल हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास भी डेटा अच्छे तरीके से आ जाता है कि किस कंज्यूमर की एवरेज ट्रांजैक्शन डिटेल्स किस तरीके से है। तो ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है इसके अंदर में, कि जी आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट या फिर बैंकिंग चैनल, और भी क्योंकि बैंकिंग कनेक्ट करके एक यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी बात करी गई है, जी जिसमें आप अलग अलग बैंक ऐप या यूपीआई प्लेटफॉर्म को एक जगह पर के जोड़ पाएंगे। यानी कि एक ही जगह से आपके पास सारी पेमेंट ऑप्शन हो जाएंगी, चाहे वो जी बैंक के हो, क्रेडिट कार्ड्स के हो, या यूपीआई के हो। इस तरीके की भी एक चैनल बनाने की बात हुई है, जिससे जी आपकी जो यूजर्स के अपने खुद के खर्चे या लिमिट पे अधिक कंट्रोल मिल पाएगा, और जी फ्रॉड और जो ट्रांजैक्शन है, जो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, उसका खतरा घटेगा। जी मतलब हर तरह से इसको सुरक्षित बनाने की तैयारी हो रही है। हालांकि इसको अभी इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ भी नया है उसे दर्शकों तक पहुंचाया जाए, खास करके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि वो इसको आसानी से यूज कर सके। कनिष्ठ सर, मेरा सवाल है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, फ्रॉड भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और खास करके स्कैमस्टर जो है वो बुजुर्ग को, सीनियर सिटीजन्स को अपना शिकार बना रहे हैं, और उनमें आपको देखा गया होगा कि ओटीपी जो है एक सबसे बड़ा माध्यम है ठगी के शिकार होने का। तो सर इसमें एज एन एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे? खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए मेरा सवाल है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए डिजिटल पेमेंट के दौरान? जी ये देखिए, कभी भी आपको किसी अननोन नंबर से फोन आया कि आपका केवाईसी करना है, या जी आपका बैंक अकाउंट का खाता खत्म हो रहा है, और आपको कोई लिंक भेजा जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है, जी या कोई लिंक भेजा जाएगा जहां से आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो शेयर करना है, ऐसा कभी भी ना करें। बाकी आपके पास अगर कोई कार्ड है, उसकी कभी भी कार्ड की डिटेल, उसके सीवीवी, उसके पिन नंबर किसी से शेयर ना करें। जी दूसरा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करके रखें रखें अपनी डिजिटल पेमेंट्स में, जिसमें आपके पास सिर्फ ओटीपी बेस्ड ना हो, आपके पास कोई ना कोई आपका बायोमेट्रिक के थ्रू ऑथेंटिकेशन हो। आप जी अपना फेशियल
रिकॉग्निशन सिस्टम यूज कर सकते हैं जी ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि एक से ज्यादा तरीके होते हैं वेरीफाई करने के लिए कि पेमेंट एक्चुअल यूजर ही कर रहा है। जी और कभी भी अपना फोन किसी अननोन आदमी के हाथ में ना दे, क्योंकि फोन को भी कई बार फॉरवर्डिंग लगा के लोगों के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ओटीपी पिन या ट्रांसफर करवाए जाते हैं। जी ये बहुत जरूरी है। बाकी अपने फोन के जो डिवाइसेस हैं जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं उनको ऑफ रखिए, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि ब्लूटूथ डिवाइस ऑन रख के लोग कोशिश करते हैं कि कोई मशीन लाके आपके फोन के आसपास आपके फोन की डिटेल जी निकलवा सके। तो आपके क्या फोन का जो वाईफाई है या ब्लूटूथ है उनको अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो उनको ऑफ रखें, ताकि जी कोई भी उस डिवाइस को किसी और डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश ना करे। जी जी सर, ये सही कहा आपने कि आप सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी आप बच पाएंगे, क्योंकि आजकल जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी तेज़ी से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, और खासकर के इसमें ओटीपी वाला मामला तो ज़्यादा ही है। मुकेश सर, मेरा सवाल अब आपसे है कि ये जो कैश विड्रॉल वाला बताया जा रहा है कि माइक्रो एटीएम्स होंगे, यूपीआई फॉर कैश विड्रॉल, ये कैसे काम करेगा? थोड़ा सा इसको जरा आसान भाषा में समझा दें आप। इसको लेकर के बहुत अलग अलग जगह पे बैंक्स के अलावा भी कुछ डिजिटल नेटवर्क इसकी तैयार करी जाएगी, जिसके अंदर में जैसे ज्यादातर ये यूजफुल तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल में, पहाड़ों के ऐसे इलाकों पे जहां पे अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, वहां पे एक क्योस्क टाइप का, डिजिटल पेमेंट क्योस्क टाइप का एक बनेगा, और जिसके जी अंदर में आपकी एक सर्टेन लिमिट सेट करी जाएगी, 5,000 10,000 तक मैक्सिमम। वो जी ताकि आपकी जो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी में कभी कोई विड्रॉल की जरूरत पड़ती है तो आप उस तरीके से उसका फायदा उठा करके अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। जी, मतलब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जैसे गांव में आईओएस पॉइंट लगाए जाते हैं, मिनी माइक्रो एटीएम्स होते हैं, कई सारे एसबीआई के कई सारे इंटीरियर्स इलाके में है ऐसा कुछ, तो मतलब क्योंकि वो ऐसा कुछ कई सिस्टम ऐसी होगा। कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप हो जाता है जो कि जी उनके एटीएम ट्रांजैक्शन या उनके वो मैनेज करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत माइक्रो लेवल पे, अलग अलग लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे वो एक जी कियोस्क बनाने की योजना है, ताकि पेमेंट की अवेलेबिलिटी थोड़ी इजी हो जाए कंज्यूमर्स को लेकर। जी। कनिक सर, मेरा सवाल अब आपसे है कि सर ये जो लिमिट है यूपीआई ट्रांजैक्शन की, 1 लाख की लिमिट है, तो आपको नहीं लगता कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि इंटीरियर्स में तो नहीं, लेकिन बड़े शहरों में आजकल सारे ट्रांजैक्शंस यूपीआई से होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप उससे ज़्यादा पेमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको बोलना पड़ता है भाई मेरा लिमिट खत्म हो गया है, कल तक का वेट करना पड़ेगा, 24 आवर्स बाद ही मैं पेमेंट कर सकूंगा। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी जल्दी कैश लेना नहीं चाहता है। तो इसमें थोड़ा लिमिट को लेकर एज एन एक्सपर्ट आपको लगता नहीं कि इसको बढ़ोतरी की मांग करनी चाहिए, या इस लिमिट को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि इस लिमिट को हमें बढ़ाना चाहिए। जी 1 लाख की लिमिट काफी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं वो 1 लाख से ज्यादा की पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू ले पाएंगे, और जी इसके द्वारा जो लोगों की ब्लैक की इनकम है वो भी वाइट में कन्वर्ट हो पाएगी। तो जो सरकार जी की नीतियां हैं, चाहे वो जीएसटी की हैं, टैक्स की हैं, जी उसमें भी सरकार को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो 1 लाख की लिमिट बढ़ाना जरूरी है, और फिर हर यूजर अपने आप से लिमिट सेट कर सकता है, किसको 25,000 रखनी है डे जी की लिमिट, या 50,000 रखनी है, या 75,000 रखनी है, या लाख ही रखनी है। जी पर मुझे लगता है कि इसके ऊपर आरबीआई आगे काम करेगा, जी और कोई ना कोई नई ऐसी स्कीम लाएगा ताकि 1 लाख की लिमिट कम से कम बढ़ के 2-2.5 लाख हो सके। जी, जैसा कि आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड में हमारे पास खुद का ऑप्शन होता है लिमिट सेट करने का, कि हम कितना खर्च कर हम्म। सकते हैं, कितना स्पेंडिंग पर, वो सब आपके वॉलेट में दिखता रहता है, आपके ऐप पे भी दिखता है। तो कुछ ऐसा ही यूपीआई में भी हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सहूलियत मिलेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े कारोबारी जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि 1 लाख आज के ज़माने में मतलब कम अमाउंट है। तो देखते हैं इस पर सरकार आगे क्या करती है। मुकेश सर, मुझे जी, ये और बताइए। जी एक चीज मुझे और कहनी थी इसमें। जी देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे व्यापारी हैं, वो फिर क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर ले लेते हैं। जी बिल्कुल। 1 लाख की लिमिट एक पे खत्म हो गई, तो फिर दूसरे नंबर पे 1 लाख की और हो गई, तो जी 4-5 ले लेते हैं। तो अगर लोगों को जरूरत है 4-5-10-12 लाख की, तो फिर अब फिर नया तरीका शुरू हो जाता है, वो किसी न और किसी के जी अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करने लग जाते हैं। जी तो मुझे लगता है उसमें सरकार को ही नुकसान है ऐसे ट्रैक जी करना पेमेंट। तो अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो इजी रहेगा, फिर लोग एक ही नंबर से ज्यादा अमाउंट
एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ऑनलाइन पेमेंट होगा तो सरकार को ही फ़ायदा है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सर, जी। एक जो आपने मुकेश सर आपसे मेरा सवाल है कि ये जो पिन रीसेट करते हुए कई बार देखा गया है, चाहे वो फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, तो कई बार लोग जल्दी-जल्दी में धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन करते हैं। मसलन आप ऑफिस से निकले, ऑटो वाले को दिया, आप सब्जी लाने गए वहाँ दिया, कुछ सामान खरीदा फिर वहाँ दिया, कम से कम 15-20 ट्रांजैक्शन आप धड़ाधड़ करते हैं। ऐसे में कई बार देखा है कि मतलब हमारे सोशल मीडिया पे सवाल आया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार लोगों का पिन रीसेट मतलब फेलियर हो जाता है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये क्यों होता है बार बार सर? इसमें कुछ टेक्नोलॉजी काम करती है या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये देखिए, अभी जैसे हम इंटरनेट की डिपेंडेंसी को लेकर के भी बात कर रहे हैं, तो एक रीजन तो वो भी हो सकता है, आपकी जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन का इसमें किसी तरीके से कोई लिंक नहीं है। जी। इसमें प्राइवेसी को लेकर के कभी कई बार ऐसा होता है कि जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा डिले हो रहा है ड्यू टू इंटरनेट फेलियर और लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। और जहां तक है कि भाई आपकी ओटीपी की बार बारी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको ध्यान हो, पीछे गवर्नमेंट ने एक सर्टेन लिमिट सेट करी थी कि पांच जी। हजार से नीचे की अगर आपकी ऑटो पे भी है, आपने जी। पहले के रजिस्टर कर रखे हैं, तो भी उस पे फिर ओटीपी ऑथेंटिकेशन की एक कानून, एक नियम बनाई थी कि आपको आगे उसको पेमेंट करने के लिए, अगर आपकी 5,000 से ज्यादा की पेमेंट है, जी। तो जिनकी पेमेंट है वो आपको 2 या 3 दिन पहले आपको मैसेज करेंगे, आप उसको अप्रूव करोगे, तब वो 5,000 से ऊपर की पेमेंट आपकी मान्य होगी या पेमेंट आपके यूपीआई अकाउंट से हो जाएगा। जी। लेकिन जो अभी आप इसके साथ साथ मैं एक और सवाल पे ऐड करूंगा, जो भी आपने पीछे बात कर रहे थे लिमिट बढ़ाने की, जी। जी। तो गवर्नमेंट के पास ना एक और, मैं उस पर पॉइंट रखना चाह रहा था। जी। गवर्नमेंट के पास अभी इनफैक्ट सारा डेटा है। एक अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, हम अगर नॉर्मल बैंकिंग भाषा में बात करें, बड़ा इजी है समझना। जी। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू भी डायरेक्ट कंज्यूमर की पेमेंट और एक बिजनेस की पेमेंट, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस की भी एक अलग यूपीआई जी। क्यूआर कोड है, जी। उसके अंदर में एक सर्टेन लिमिट सेट करी जा सकती है। तो ये डिमांड कंज्यूमर या मतलब बिजनेस के तरफ से होना चाहिए कि भाई उसकी मंथली ट्रांजैक्शन या उसकी डेली ट्रांजैक्शन जी। यूपीआई के थ्रू कितनी लिमिट वो चाहता है। अब जैसे पेट्रोल पंप है, वहां पे आज जी। के टाइम में 90% पेमेंट अब कार्ड से डिजिटल के थ्रू हो चुका है, कैश बिल्कुल। बहुत कम हो चुका है। पहले एक टाइम होता था पेट्रोल पंप ओनर के पास बहुत कैश एक्यूमुलेट जी। होता था, बिल्कुल। वो कैश रखने के लिए बैंक से एक कियोस्क मशीन लगवानी पड़ती जी। थी, या जी। फिर अगले दिन जमा करवाना पड़ता था, जो कि एक जोखिम का भी काम था, बड़ा रिस्क था। कई बार हमने न्यूज में ये भी सुना है कि रास्ते में किसी वजह से वो लुट गया या जी। किसी को नॉलेज थी। तो ये सारी चीजों की बड़ी कम हुई है। तो जरूरत ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कि उनकी क्या ट्रांजैक्शन की लिमिट इंडिविजुअल पे 1 लाख करी जाए, लेकिन बिजनेस ओनर अपने तरीके से बैंक के पास डिमांड लेटर दे करके उसकी बिजनेस मॉड्यूल के बेसिस पे वो अपनी लिमिट जी। बढ़वा सकता है। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको अगर हम मांग रखेंगे और इसलिए मैं इस शो में भी इस बात को उठा रहा हूँ ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे, ताकि लोगों को और आसानी हो सके। सर कनिष्ठ साहब, मैं आप पे आता हूँ। एक सवाल जो होता है, आजकल जो स्कैमर्स का एक नया तरीका है सबसे ज़्यादा, वो फेक पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं। मतलब वो एक आपको बोलेंगे कि इस पेमेंट हो गया जी, और स्क्रीनशॉट उसका आपको चिपका देंगे, और वो कई मामलों में देखा गया है। तो ये फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट जनरेट कैसे कर लेते हैं विदाउट पेमेंट हुए? इसमें कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी है या कुछ ऐसा इनके पास कुछ होता है? इसको जरा समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत चल रहा है मार्केट में फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स का। जी। ठीक, देखिए क्या है, आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें आप एक फेक पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जी। और जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो कुछ भी अपनी तरफ से डाल दीजिए। और जी। ये फ्रीवेयर टूल्स जो हैं आज की तारीख में इंटरनेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल है, इस पे कोई पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। जी। तो ये लोग क्या करते हैं कि उससे पर्सन के पहले अकाउंट में 1 या 2 रुपए ट्रांसफर करते हैं, जी। ताकि उसका उनको यूपीआई आईडी मिल जाए। जी। उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप इसकी डिटेल्स हमसे वेरीफाई करिए, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है। जब वो जी। पैसा आ गया है तो उनके पास उसका डिटेल्स आ चुकी होती हैं कि ये ट्रांसफर हुई है इतने का है। अब जी। उसको फिर वो आगे मैनिपुलेट करके करते हैं कि कोई ना कोई एक बड़ी ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे और बोलेंगे कि हमारे अकाउंट से पैसा चला गया है, जी। और उसके तरीके से करते हैं। तो कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आया ना हो और स्क्रीनशॉट आया तो लोगों को पेमेंट नहीं करनी चाहिए, जी। क्योंकि मतलब यूपीआई में कभी ऐसा नहीं होता कि पेमेंट दूसरी साइड से हो गई हो और काफी टाइम तक आए ना, तो यूपीआई में इमीडिएटली पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। अगर पेमेंट ऑन होल्ड पे है या जी। अटकी हुई है तो कभी भी उसके बेसिस पे आपको आगे की ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए।
जी, लेकिन सर कई बार देखा गया है कि आप नॉर्मल पेमेंट भी करते हैं खुद भी, तो कई बार पेमेंट डिले होती है। मतलब बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं होती, कुछ सेकंड्स के लिए डिले हो जाती है। उसमें अगर आपका लेकिन फिर पैसा कट भी जाता है, तो वापस तुरंत आ भी जाता है, अगर सामने वाले को नहीं मिला बिल्कुल। तो। तो ये भी ध्यान रखना हमें होगा। और लेकिन अक्सर मामलों में देखा गया है कि लोग जल्दीबाजी में करते हैं, और स्क्रीनशॉट वाला जो मामला चल रहा है, हमारे ऑफिस में ही 2-3 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। तो ये मुझे इसलिए सवाल उठाना ज़रूरी था कि ये बनता कैसे है, और इसको आपने जो कहा कि ओटीपी वगैरह इसमें नहीं आता है, पहले 1 रुपया ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उससे बनाया जाता है। तो इससे सर बचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, पहली बात, किसी भी अननोन आदमी से आप पेमेंट रिसीव ना करें, और किसी ने आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर भी करी है और आपको धोखाधड़ी की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ ट्रांजैक्शन ना करें। कई बार क्या जी, होता है कि अननोन नंबर से फोन आता है लोगों को जिनको आप जानते नहीं है, और जी, कहते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। या फिर बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, जैसे OLX करके ऐप है, उसमें सबसे ज्यादा इस तरह के जी, फ्रॉड होते हैं, जिसमें फेक आईडीज क्रिएट कर दिए जाते हैं। कई बार इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके नाम पे फेक आईडी क्रिएट कर दिए जी, जाते हैं। वो फेक अपना आधार बनाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आधार में अपना नाम चेंज कर देते हैं, और फिर आपको जी, बोलते हैं कि हमने आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी ऐप से आपको सावधान रहना है। आपको जिस आदमी से आप मिले नहीं है, उसके साथ अगर आप लेन देन ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि धोखाधड़ी हो सकती है। जी, तो जब आपको किसी के साथ लेन देन करना है पैसे का, मैं कहूंगा कि आप उस आदमी से जरूर मिलें, जी, या फिर कोई वहां पे आसपास भेजे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप होटल बुक कर रहे हैं किसी ऐप के ऊपर, जी, और आपको वो होटल दिखेगा ऑनलाइन, हुँ, और आपसे पेमेंट ले ली जाएगी, और जब आप वहां जाके पहुंचेंगे तो आपको लगेगा वहां तो होटल नहीं है, तो खाली जमीन है। जी, तो कोई भी इस तरह का एडवांस ना दें किसी बुकिंग के लिए। आपको कोई ऑनलाइन दिखे चीज, आज की हुँ, तारीख में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर बना दिए गए हैं जहां से आप घर का सामान मंगा सकते हैं, जी, पर जब आप वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे स्टोर ही नहीं है। लोग आपसे बिल्कुल, एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं। तो जी, आज के इंटरनेट पे काफी इस तरह की मैनिपुलेशन की जा रही है, जी, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जहां से आप लोग सामान खरीद सकते हैं। जी, ऐसी वेबसाइट्स है सुलेखा.com, उस पे भी आपको कई बार फेक अकाउंट्स मिलेंगे। जी, और बहुत कई बार महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाओं को होता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, जी, और पेमेंट ऑनलाइन करके घर सामान मंगा लिया जाए। मुझे जी, लगता है उसमें कई बार धोखाधड़ी के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब तक आपकी जान पहचान नहीं है वहां पे, आपको पता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है पता लगाना कि पेमेंट उसी स्टोर पे गई है। नंबर बदल दिए जाते हैं उनके, किसी और नंबर को लिस्ट कर दिया जाता है, QR कोड बदल दिए जाते हैं, QR कोड कोई और लगा दिया जाता है, जी, और जब आप वहां पे जाके चेक करते हैं तो पता लगता है कि वो QR कोड है ही नहीं। दुकानों के बाहर QR कोड बदल दिए जाती हैं कई बार। जी, कई बार उनके नाम के नंबर बदल दिए जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि एक बार फिजिकली जाके मिलें, वेरीफाई करें कि QR जी, कोड या नंबर वही है, कोई और तो नहीं है जिसमें आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, मतलब आप टेक्नोलॉजी की एज में हैं, काम सारा कुछ कर रहे हैं, ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हैं, ज़ोमैटो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा पुराने ढर्रे पे भी रहना पड़ेगा। फिजिकल पहले वेरीफाई करें, तभी आगे बढ़ें, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। कुछ ऐसा करें आप सर। बिल्कुल। जी, मुकेश सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे अब हम फेक ऐप्स की बात कर रहे थे, तो आखिर क्या तरीका है, फेक ऐप हम पहचान कैसे सकते हैं? क्योंकि आजकल मार्केट में इतने नए-नए ऐप हैं, हर रोज़ कोई नया ऐप आ जाता है हमारे मोबाइल में। अब हमारे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये फेक है कि सच्चाई है। तो इसका कुछ तरीका है क्या कि फेक ऐप्स पहचान पाएँ? देखिए, मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंस्टेंस हुआ, मैं उसको साथ में बताना चाहूंगा। जी, गुजरात की किसी कंपनी का ऐड आया और उन्होंने बोला कि हम हमारी कुर्सी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और ये कुर्सी की फोटो दिखाई, कुर्सी पसंद आया, और उन्होंने, मेरे स्टाफ ने 500 की यूपीआई पेमेंट कर दी, बाकी बैलेंस उन सीओडी करके। ओके, वो 500 डिलीवर होने के बाद भी वो नंबर बंद, वो ईमेल आईडी जो भी उन्होंने दिया था, जो भी हमारे जी, पास आया था, वो सारा बंद हो चुका है। हमने 2-3 बारी मेल भी डाला उस ईमेल आईडी पे, जी, कोई उसके ऊपर पे कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, एक बारी फेसबुक स्क्रॉल करते करते बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का जी, फेक, एक कह लो, क्योंकि मैं बजाज फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ, जी, तो मुझे 2 मिनट लगा नहीं उसको आइडेंटिफाई होने में कि ये जो बजाज फाइनेंस का जो भी एड रन हो रहा है फेसबुक के अंदर में, और जी, जो भी डिटेल है वो फेक है उसके अंदर में। तुरंत मैंने बजाज फाइनेंस पे जो भी मेरे सीनियर्स जो भी वहां हैं उनको इन्फॉर्म करा, उसको एक्शन लिया बंद करने के लिए। तो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि फिजिकली एक आम आदमी को तो नहीं पता चल सकता। बजाज जी, में क्योंकि काम कर रहा था, जी, बजाज के प्रोडक्ट पॉलिसीज के बारे में मेरे को अवेयरनेस थी, तो मुझे था कि ये फ्रॉड मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं, कोई ना कोई अनऑथराइज बजाज का लोगो यूज करके कर रहा है, तो कंप्लेन करी, वो बंद हुआ। बट जी, एक तरफ जो वो चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने अपने गलत ऐड डाला, 500 की एडवांस यूपीआई पेमेंट ली,
और उस तरीके से पता नहीं उसने कितने लोगों से उस पूरे 1-2 महीने जो भी उसने उस एड को रन करा होगा, कितनी पेमेंट उसने कलेक्ट करी होगी और कितनों के पैसे उसने करा होगा, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि फिजिकल प्रेजेंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी किसी भी तरीके से आज के टाइम में, बिकॉज डिजिटल के अंदर में यू कैन नॉट वेरीफाई कि जी कौन सही है कौन गलत है। जी जहां असली चीजें होती है वहीं नकली चीजें होती है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत कंज्यूमर को ही है। जी, हमारा मकसद भी बार बार दर्शकों को यही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी की एज में आगे बढ़ रहे हैं, एआई आ चुका है, मतलब इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी है, हर चीज़ आपको घर बैठे 2 मिनट में मिल रहा है, लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कभी भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि स्कैम्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और नए नए तरीका, जैसा कि कनिष्क सर ने बताया, ऐसे ऐसे अनोखे तरीके उनके पास हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 2 मिनट में आपके पैसे साफ हो जाएंगे। तो सर, हमारा मकसद यही होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों को बताया जाए और आरबीआई और सरकार लगातार आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए, इन चीज़ों को आसान करने के लिए काम कर रही है। जैसा हम लोगों ने शो में पहले किया कि आरबीआई यूपीआई पेमेंट को अब इतने इनेबल और आसान करने जा रही है, तो हमारा उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आया होगा और इसीलिए हमने फेक पे किया। तो सर, आप दोनों का TV9 को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आरबीआई हो या सरकार हो, चीज़ें तो ला रही नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत है सचेत रहना। सचेत रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, तभी अपने पैसों को भी बचा पाएंगे। तो ऐसे ही ज़रूरी काम की बात जानने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।